केरल में आखिर कब तक लोग जिंदा दफन होते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। केरल प्रकृति के गुस्से का लगातार शिकार बनता जा रहा है। 30 जुलाई की सुबह जो तबाही मची, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह विशेषज्ञों की माने तो प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ है। अब तक दुर्भाग्यवश 256 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ वायनाड से पूर्व कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता राहुल गांधी तबाह हुए गांव का जायजा लेने पहुंचे हैं। नेताओं के इस दौरे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि केरल में बार बार यह तबाही क्यों मच रही है, खासतौर पर वेस्टर्न घाट्स के इस क्षेत्र में। क्यों पश्चिमी घाट के संवेदनशील क्षेत्र में छेड़छाड़ से बचने की सलाह देने वाली जानकारी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डालकर रखी गई है। अब पर्यावरणविद की माने माधव गाडगिल ने एक चौंका देने वाला दावा किया है। माधव गाडगिल ने दावा किया है कि इस तबाही के लिए केरल की सरकार के साथ साथ तमाम दलों के नेता जिम्मेदार हैं। माधव गाडगिल का दावा है कि सबसे ज्यादा मौत चाय बागान के मजदूरों की हुई है और इसके लिए चाय बागान के मालिक जिम्मेदार हैं। वहीं केरल समेत पश्चिमी घाट में प्रकृति से अंधाधुंध छेड़छाड़ का नतीजा यह है कि केरल जमीन खिसकने का एक तरह से एपिसेंटर इस समय बना हुआ है। हम सबसे पहले वायनाड से जो मेरे सहयोगी है सगाई राज, उनकी एक इमोशनल ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। यह रिपोर्ट आप देखेंगे, जिसने भी यह रिपोर्ट देखी है और जो भी यह रिपोर्ट देखता है वो भावुक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुदरत की तबाही के बाद बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में रिपोर्टिंग कर रहे सगाई राज उन परिवारों का दर्द आपसे, हमसे, हम सबसे साझा कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। ऐसे ही एक परिवार से बात करते हुए खुद मेरे सहयोगी सगाई भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। यह भावुक कर देने वाली रिपोर्ट मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। वायनाड से आई कुदरत की तबाही ने परिवारों को कैसे उजाड़ा, कैसे उनकी खुशियों को मलबे में दफन कर दिया, उसकी कहानी कलेजी को चीर देगी। ऐसी कहानियों को आप तक पहुंचाने के दौरान संवाददाता भावनाओं को काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कर पाना नामुमकिन होता है। इंसानी भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं। ऐसा ही आज तक संवाददाता सगाई राज के साथ हुआ। वायनाड से आई तबाही को कवर करने के लिए आज तक की टीम उन गांवों में मौजूद है जहां मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब भी कई लोग लापता हैं। उनमें से स्वामी नंदन की 9 साल की बेटी भी है। ये बुजुर्ग महिला इस बच्ची की दादी है जो अपनी पोती को खो देने के गम में फूट फूट कर रो रही है। आज तक संवाददाता सगाई राज से बातचीत में इस दादी माँ ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि उनकी बहू की मौत बरसों पहले हो गई है। तब ये बच्ची महज 2 महीने की थी। उसके बाद से उन्होंने इसे पाला पोसा। महज 2 महीने पहले उसके पिता ये कहकर अपने साथ ले आए कि उसकी पढ़ाई अच्छे स्कूल में करानी है। अपनी दादी से अलग हुए उसे अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि ये तबाही आ गई। अब ये बुजुर्ग मोबाइल पर अपनी पोती की तस्वीरें देखकर उस पल को कोस रही हैं जब उन्होंने अपनी पोती को खुद से दूर किया। स्वामी नंदन और उनकी मां इस बच्ची की तलाश अब हर एम्बुलेंस, हर कोल्ड स्टोरेज में कर रहे हैं ताकि एक बार उसका चेहरा देख सके। आज तक संवाददाता सगाई राज को जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो वो भी अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए। परिवार को ढांढस बंधाने में उनके आंसू ऐसे छलके कि उन्हें रोक पाना मुश्किल था।
वायनाड से आई तबाही के बाद मौत का ऐसा मंजर सामने आ रहा है जिसकी रिपोर्टिंग के दौरान अक्सर भावनाओं पर काबू रख पाना मुश्किल होता है। इन लोगों के आंसू पोंछने और उनके दर्द को साझा करने की जिम्मेदारी अब बड़े नेताओं पर है। तो आज वायनाड में केरल के मुख्यमंत्री से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन भी आए, लेकिन ऐसे परिवारों के आंसुओं की जिम्मेदारी इन पर भी है, क्योंकि केरल में आई तबाही कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा है। ऐसे दौरों से ज्यादा जरूरी है कुदरत से छेड़छाड़ को रोकना, जिसने केरल में सबसे ज्यादा तबाही मचा रखी है और वो भूस्खलनों का एपी सेंटर बन गया है। सगाई राज, वायनाड, आज तक। और हृदय को चीर देने वाली वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक दादी जो हर एम्बुलेंस, हर अस्पताल, यहां तक कि शवगृह भी जा रही है, बस यही कि मेरी पोती जीवित हो या मेरी पोती का एक बार दर्शन भर कर लूं, एक बार उसको नजर भर देख लूं, लेकिन वो मिल नहीं रही है। महज 9 साल की है। दादी ने अपने कलेजे से लगाकर उसे पाल पोस कर यहां तक अभी बड़ा किया था। सगाई राज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सगाई, देश भर ने आपकी ये रिपोर्ट देखी है और देश भर इस समय बहुत भाव विभोर है इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया है उस बच्ची के बारे में, किसी अस्पताल में कि कहीं और, किसी और जगह? नहीं, अभी भी तलाश चालू है। फैमिली मेंबर्स उसको ढूंढ रहे हैं। हर बार जब भी एम्बुलेंस आता है हॉस्पिटल को, वहाँ पे इनको कॉल आता है, उनको बुलाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी देखा तो जो भी उनके ऊपर पड़ा था डेब्रिस, उनका घर और मोल्डिंग का सीमेंट मोल्डिंग उनके मुंह पे पड़ा था, सिर पे पड़ा था, हाथ पे पड़ा था। उन लोगों को कपड़े और कुछ बर्थ मार्क्स के साथ उनको आइडेंटिफाई करना है, इतना मुश्किल है। इसी वजह से उनको हर बार मॉर्चरी को जाना पड़ता है, हर बार हॉस्पिटल को जाना पड़ता है आइडेंटिफाई करने के लिए, और जहाँ पे भी क्लोज स्टोरेज में रखा है, क्योंकि एक हॉस्पिटल नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में मॉर्टल पार्थिव शरीर को उन लोगों ने सजा के रखा है, और वहाँ पे जाके इनको देखना पड़ता है कौन है, कहाँ है। उनको ये मरने से भी ज़्यादा उसका बॉडी या वो जीवित है, जीवित नहीं है, इसके बारे में देखने के लिए वेट करना बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। निश्चित तौर पर ये किसी को भी बहुत ज्यादा दर्द देगा। 256 लोगों की मौत हो गई है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये जो डेथ टोल है, ये अभी भी क्या और बढ़ सकता है? कितने लोग अभी लापता है? कितने इलाके में अभी काम चल रहा है मलबा हटाने का? सगाई, देखिए, जो भी नंबर्स देना चाहिए, जैसे पंचायत लीडर हो, जैसे उनका फैमिली मेंबर्स का हेड हो, फादर मदर, वो भी नहीं है। इस हालात में अभी भी सर्च ऑपरेशन चालू है, मगर लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 220 लोग अभी तक गायब हो चुके हैं और उनका लापता अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे मुंडकई आप जाते हो, जब देखते हो खाली मिट्टी मिट्टी दिखता है। कहाँ है लाश, कैसे उसको ढूंढेंगे, वो बहुत टफ टास्क है। हर जगह स्लश है, मिट्टी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे 40 से 50 घर उस गांव में था। सो ऐसा सिचुएशन है जहां पे हमारा आर्मी पर्सनल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ स्निफर डॉग को छोड़कर, स्निफर डॉग उसको ढूंढता है और कहता है इधर शायद रहेगा। वहां पे जब होते हैं तब मिलता है पार्थिव शरीर। इतना मुश्किल है, और 24 आवर्स में 22 आवर्स यहाँ पे बारिश आ रहा है। ये और बहुत तकलीफ दे रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। आप रहिए मेरे साथ सगाई, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, क्योंकि आखिर ये घटना इस तरह की हुई कैसे? वायनाड में गांव के गांव तबाह हो गए, गांव के गांव बह गए, पहाड़ों से मैदान तक मलबे में दबे लोगों के शव निकालने का सिलसिला अब भी जारी है। इस बीच नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन लोग जो इस मामले को समझते हैं, पर्यावरणविद, उनका क्या मानना है? विख्यात पर्यावरणविद माधव गाडगिल ने इस कुदरती तबाही के लिए दरअसल नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। वो नेता जिन्होंने कुदरत से छेड़छाड़ की खुली छूट दे रखी है। वायनाड में आई तबाही के लिए नेताओं की जिम्मेदारी आखिर किस तरह बनती है कि आखिर यहां क्यों इतने ज्यादा चाय के बागान, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन
और पर्यावरण की, वेस्टर्न घाट्स में पर्यावरण की रक्षा क्यों नहीं की गई, देखिए ये रिपोर्ट। वायनाड अपने चाय बागानों और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है। यहाँ कई टूरिस्ट रिजॉर्ट भी हैं जहाँ सैलानी छुट्टियां बिताने आते हैं। मगर जब कुदरत का क्रोध फूटा तो सबसे ज्यादा मौत किसकी हुई? उन बेबस और लाचार गरीब चाय बागान के मजदूरों की, जिनकी हालत गुलामों जैसी है। ये खुलासा और दावा एक बहुत बड़े पर्यावरणविद कर रहे हैं, जिन्होंने जमीन खिसकने का एपिसेंटर बन चुके केरल पर 2011 में आंख खोलने वाली रिपोर्ट तैयार की थी। ये चेतावनी दी थी कि ये बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, जहां किसी तरह के निर्माण और छेड़छाड़ पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और नतीजा वायनाड में आई कुदरत की तबाही है। और इस तबाही के भुक्तभोगी और गुनहगार कौन हैं? सुन लीजिए। They are forced to live in miserable huts in ravines. All the good land is used for the enjoyment of the tea planters and their friends. Conditions essentially akin to slavery, and it is them who have got washed. This time also all the bodies are of these laborers in these huts close to the ravines. वायनाड की छवि एक खूबसूरत हिल स्टेशन की है, लेकिन इस छवि को बिगाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई है। प्राकृतिक रूप से बेहद संवेदनशील घोषित इस क्षेत्र में टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। दलील ये दी जा रही है कि इनसे रोजगार मिल रहा है, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि अमीरों की ऐशगाह का फायदा सरकार को भले मिल जाए, मौत चाय बागान मजदूरों के हिस्से ही आती है। Resorts which are meant for the opulent and the rich section of the society are creating much employment. Of course, they are doing nothing of the sort. The people who have died, which you will actually see, these are tea estate laborers. इसलिए कुदरत से छेड़छाड़ का बचाव अमीरों के रिजॉर्ट से रोजगार पैदा करने की दलील से नहीं किया जा सकता। गरीबी मिटाना और रोजगार देना उनकी चिंता नहीं है, उन्हें पैसे कमाने से मतलब है, और सरकार का मतलब ही उससे टैक्स वसूलने से है। इस वजह से ही कुदरत से यहाँ हो रही छेड़छाड़ पर उसने आंखें मूंद रखी है। The interventions have been, for example, that around the tea estate there are lots of tourist resorts where they are building lakes and so on, which are further increasing the burden on the geological structure. सवाल ये है कि इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ की सरकार की, जिसके मुखिया केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। इस मुद्दे को उठाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की थी, क्योंकि वो यहाँ से सांसद थे। अगर इन नेताओं को गरीबों की परवाह होती तो कुदरत से छेड़छाड़ कब का रुक जाती। लेकिन कैमरे पर चेहरा दिखाना और मरने वालों को टैक्स पेयर के पैसों से मुआवजा देना और भी आसान होता है। शिवी मोल के साथ सकायराज, वायनाड, आज तक। आपने पर्यावरणविद माधव गाडगिल की बातें सुनी। उन्होंने वर्ष 2011 में, आप ये सोचिए कितने पहले उन्होंने चेतावनी दी थी, 2011 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उस समय यूपीए सरकार थी। यूपीए की सरकार ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही नहीं, उसके बाद भी जो सरकारें आई, उन्होंने इस 2011 की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल वायनाड में तबाही तब भी मची थी। कांग्रेस और बीजेपी, दो बड़े दिग्गज नेता सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर भिड़ गए। पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जयराम रमेश तब पर्यावरण मंत्री थे। उस समय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें केरल और न केवल केरल बल्कि पूरे पश्चिमी घाट में बढ़ते खतरे की ओर इशारा किया गया था। तो उस समय के मंत्री ने त्रासदी को रोकने के लिए आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इसके उत्तर में जयराम रमेश ने लिखा कि श्रीमान पूर्व मंत्री, आपने तथ्य सही रखे, यह पता लगाएं कि पश्चिमी घाट पर गाडगिल कार्य समूह की स्थापना किसने की और इसे लागू करने के लिए आखिर कौन लड़ रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे
केरल देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसे भूस्खलन और उससे होने वाली मौत का एपिसेंटर एक तरह से माना जा रहा है। कैसे, हम आपको यह भी समझाते हैं। दरअसल 2015 से लेकर 2022 भारत में कुल 3782 भूस्खलन हुए और इनमें केरल में 2239 भूस्खलन हुए, जो भारत में कुल भूस्खलन का लगभग 60%, इसमें 59% यह था, 59.2%। पश्चिम बंगाल में 376 भूस्खलन हुए, तमिलनाडु में, और हम आपको पूरे आंकड़े भी दिखा रहे हैं और तथ्य उसकी परसेंटेज भी बता रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में हम आपको क्रमशः यह बता रहे हैं 196 और 194 भूस्खलन हुए। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में 184 भूस्खलन हुए, असम में 169 भूस्खलन हुए, तो हिमाचल प्रदेश में 101। यही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार हम आपको उसके भी आंकड़े बता दें, केरल भारत में भूस्खलन के जोखिम के लिए सबसे बड़े हॉटस्पॉट, और यह बड़ी बात है, केरल में 4 बड़े भूस्खलन हैं। केरल खुद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है भूस्खलन की दृष्टि से, यानी लैंडस्लाइड की दृष्टि से। देश में भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम वाले शीर्ष 10 जिलों में देश में 4 केरल में है। कहां कहां? त्रिशूर में, पलाकाड़ में, मल्लपुरम में और कोझिकोड में। इसके अलावा केरल के सभी जिले भूस्खलन के जो जोखिम वाले क्षेत्र में है। 147 जिलों की सूची में केरल के सभी जिले उसमें शामिल हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, इतने बड़े खतरे के बावजूद केरल सरकार ने चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। इस तरह के आरोप पिनरई विजयन सरकार पर लग रहे हैं। यही नहीं, आरोप यह भी लग रहे हैं, ना तो गंभीरता से लिया, ना कोई कदम उठाए। पर्यावरणविद माधव गाडगिल की माने तो वायनाड से मैसूर को जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई जा रही है। अब जिस सुरंग की बात हो रही है, इसे केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन आगे बढ़ा रहे हैं और वो इस सुरंग को व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी हर साल होने वाली तबाही के बावजूद केरल की सरकार, क्या उसने कोई सबक नहीं सीखा है? यह यहां एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अभी भी जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, राहत और बचाव कार्य जारी है। 256 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई अभी भी लापता है।